नमस्ते लाडले शिक्षार्थी। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बेहतर होंगे। थोड़ा सा सब कुछ लेट से चल रहा है, क्या बताएं। बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा परेशानी आ रही है। खैर, उसको ध्यान में ना रख करके जो हमारा मेन मकसद है उसको थोड़ा सा कामयाब करना है, और जो हमने आपसे प्रॉमिस किया है उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आपके साथ फिर से हम हाजिर हैं। जो चैप्टर 2 भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार फंडामेंटल राइट का था, उसी से रिलेटेड हम आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव हमने इसका करा दिया, वन शॉट इसका करा दिया, अब बारी है किसका? सब्जेक्टिव का। तो आपके सामने हाजिर है सब्जेक्टिव लेकर के इस चैप्टर का। तो इस दहाड़ सीरीज में शुरू करते हैं आपके कंटेंट को, देखते क्या है हमारा आज का क्वेश्चन। इसका ऑलरेडी हमने वन शॉट आपको करवा दिया है। आप अगर चाहें तो आप आर्ट्स पाठशाला ऐप को डाउनलोड करके आप दहाड़ बैच में जाकर के ज्वाइन करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश का पूरा एक ही क्लास में कंटेंट पूरा चाहिए तो बहुत जल्दी संडे को, यानी आने वाले संडे को शाम में 7 बजे आपके लिए महा मैराथन सीरीज लाया जा रहा है। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। दहाड़ बैच में क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि अभी मात्र 101 रुपये में चल रहा है। अगर आप लेना चाहें तो आप दहाड़ बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ाया जाएगा। उसका वन शॉट, MCQ, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। लेट्स गो, कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए इस चैप्टर का ये रहा कि समान अधिकार किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द कॉमन राइट। कॉमन राइट क्या है? यानी वे अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से, मतलब जिसके लिए कोई अलग से कानून नहीं बल्कि साधारण कानून की सहायता से जिसे लागू किया जा सकता है, तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर, याद रखिएगा, संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है, उसे सामान्य कानून कहेंगे। याद रखिएगा, क्या कहेंगे? उसे सामान्य कानून कहेंगे। यानी दोज राइट विच आर इम्प्लीमेंटेड, यानी वैसा राइट जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, मतलब जिसके लिए सामान्य लॉ की आवश्यकता होगी, मतलब जिसको सामान्य लॉ के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। पार्लियामेंट ये परिवर्तन कर सकती है, तो ऐसे अधिकार का नाम क्या देते हैं? सामान्य अधिकार। यानी सामान्य अधिकार में चेंज करने के लिए पार्लियामेंट को कोई खास मशक्कत नहीं करनी होगी, संविधान के किसी भाग में कोई खास संशोधन नहीं करना होगा। तो ऐसे ही लॉ को, ऐसे ही राइट को हम क्या कहते हैं? सामान्य अधिकार, या फिर कह सकते हैं साधारण कानून के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक आता है मौलिक अधिकार। यही सवाल आपको एक पूछ देगा कि मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में क्या अंतर है, मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में क्या अंतर है। या फिर सवाल दे देगा मौलिक अधिकार क्या है, सामान्य अधिकार क्या है, दोनों में कुछ तो अंतर होगा। तो चलिए उसी अंतर को देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे वो क्या था? वो क्या था? वो सबके लिए था कानून, वो संसद अपना परिवर्तन करता था। यहाँ पर भी हम सबको अधिकार दिया गया, ये अधिकार हम लोगों को दिया गया, और ये दिया गया जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये अधिकार को परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, जबकि सामान्य कानून को परिवर्तन करना आसान था, लेकिन इस अधिकार को परिवर्तन करना आसान नहीं है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जबकि पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द ग्रांट्स टू सर्टेन राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी हर सिटीजन को क्या किया गया? कुछ राइट्स दिया गया। उसी राइट्स को हम क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल राइट्स। देयर आर द 6 फंडामेंटल राइट्स। अभी कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। सादा सादा सवाल, सीधा सीधा सवाल, साधारण सा सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। तो आपको आंसर भी क्या करना है? एकदम सिंपल सिंपल सा आंसर आपको कर देना है, ठीक है। 2 सवाल अभी आप तक शॉर्ट हुआ। तीसरा, अधिकार के घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। यानी कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, जैसे आप मौलिक अधिकार देखें ना, वैसे ही समझिए घोषणा पत्र भी होता है। अधिकांश आप देखेंगे लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि जो हमको आपको दिया गया अधिकार है ना, उसको सूचीबद्ध किया गया। जैसे देखे होंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर जाएंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारा क्या किया गया? एक लिस्ट किया गया। तो वैसा ही अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के संविधान में क्या किया जाता है कि सूचीबद्ध करके अधिकार दिया जाता है। ऐसे ही सूचीबद्ध अधिकार को हम क्या कहते हैं? अधिकार का घोषणा पत्र कहते हैं। इट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। कहाँ होगा? ये डेमोक्रेटिक कंट्री में होगा। राइट आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा? राइट आर लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में क्या किया जाएगा? लिस्ट किया जाएगा। और इसी लिस्ट को हम क्या नाम देंगे? डिक्लेरेशन ऑफ, क्या नाम देंगे? डिक्लेरेशन ऑफ। बोलिए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट क्लियर हो गया होगा।
यानी अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों का एक सूचीबद्ध किया गया जो या सूचीबद्ध जो किया जाता है वही सूचीबद्ध किया जाना क्या कहलाता है, अधिकारों का घोषणा। और यही घोषणा पत्र अपने देश में मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। यही घोषणा पत्र अपने देश में मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी ये क्या है, एक रिट है। आपको पता होगा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिट जारी होता है, और वो रिट प्रत्येक मतलब संविधान में, मतलब हमारे संविधान में दिए गए नागरिकों को बचाने के लिए ये रिट जारी होता है। अब ये रिट क्यों जारी होता है, आप जानते हैं ये रिट क्यों जारी होता है? ये रिट इसलिए जारी होता है ताकि वो आपके अधिकार को क्या करे, सुरक्षा दे सके। ठीक है, तो अधिकार को सुरक्षा देने के लिए क्या जारी होता है, रिट जारी होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। रिट कब जारी होता है? तो अधिकार को सुरक्षा देने के लिए रिट जारी होता है। तो जब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, ये रिट का एक प्रकार है। 5 प्रकार के रिट होते हैं। ठीक है, ये रिट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसी में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी को बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करे। यानी कि उसकी आवर जो होती है 24 घंटे के अंदर पुलिस जो भी उसको अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर उसको क्या करे, वहां तक पहुंचा दे। कहां तक? तो न्यायालय तक, क्योंकि सजा सुनाने का काम, देने का काम किसका है? न्यायालय का है। इस वजह से न्यायालय का ये काम होता है कि वो क्या करे कि उसको सजा सुनाए। तो ये रिट होता है। इसी रिट को हम हैबिस कॉर्पस भी कहते हैं। व्हेन अ पर्सन लीगली डिटेन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट अरेस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स, उस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाएगा एंड प्रोड्यूस अ पर्सन्स, यानी कि उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा, कोर्ट के सामने लाना होगा। ऐसे ही मतलब मामले को हम क्या नाम देते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो अभी तक हमने कितना क्वेश्चन किया, टोटल 4 क्वेश्चन। सबसे पहला समान अधिकार क्या है, दूसरा मौलिक अधिकार क्या है, तीसरा अधिकार की घोषणा पत्र क्या है, चौथा बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। अब चलिए 5वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो सुनिए जरा ध्यान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको NHRC के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की। ठीक है, और उसके अनुसार कहा जाता है कि यह एक बहु सदस्य निकाय है। कैसा निकाय है? बहु सदस्य निकाय है, जिसके अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। अब ये भी आपसे सवाल दे दे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो ये क्या करता है, ये करता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम होता है मानवाधिकारों में अगर किसी तरह का उल्लंघन हुआ है, मानव के अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है, तो या फिर कोई व्यक्ति किसी अधिकार के छीनने की वजह से कोई सजा काट रहा हो, या कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई जुर्म नहीं भी किया फिर भी उसको क्या किया जा रहा है, उसका सजा दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे बचाने का काम करता है कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सबसे पहला सवाल आएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई। यह क्या है? एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसके अध्यक्ष सहित कुछ 7 सदस्य होते हैं। और मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई मामला होता है तो ऐसे में उस कैदियों को या उस व्यक्तियों के अधिकारों को दोबारा दिलाने में ये मदद करता है, उस पर अध्ययन करता है, उसका केस लड़ता है और पूरी तरह से उसे जस्टिस दिलाने का काम करता है। तो ये होता है मानवाधिकार आयोग। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस, जिसको NHRC कहते हो, वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द October 12, 1993। इट वॉज अ मल्टी मेंबर बॉडी। ये मल्टी मेंबर बॉडी है ऑफ 7 पर्सन, 7 पर्सनों का, इंक्लूडिंग टू द चेयरपर्सन को भी इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस इन्वेस्टिगेट करता है और उसके कंप्लेंट्स को क्या करता है, ह्यूमन राइट का अगर वायलेशन हुआ है तो उसे जस्टिस दिलाने का ये काम करता है। तो आप ये भी क्वेश्चन को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं? जिसको आप DPSP कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो संविधान के द्वारा सरकार को नीति बनाने के लिए, यानी सरकार फ्रीली रूप से, सरकार पूरी तरह से अपने हिसाब से जनता के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कर सके, इसको करने के लिए निर्देशों की एक सूचीबद्ध की है, निर्देशों का एक लिस्ट किया है, जो सरकार को आदेश दिया कि सरकार आप इस तरह से कुछ काम करिए। तो ऐसे ही अधिकार को या ऐसे ही तत्व को हम क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व का संविधान 4 भाग में, जैसे मौलिक अधिकार किसमें है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और नीति निर्देशक तत्व किसमें, भाग 4 में। इसका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में चर्चा है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है, इसको आप लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते हो, इसे लेकर के आप मतलब न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं।
हाँ, ये होगा कि सरकार अपने हिसाब से इसमें काम करेगा और सरकार को किसी तरह का कोई निर्देश नहीं जारी किया जाएगा। सरकार लोक कल्याणकारी कार्य अपने हिसाब से करेगा और लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर उसे लागू कराने का मांग, मतलब सरकार अगर कोई कार्य कर रहा है और वो न्यायालय से जबरदस्ती नहीं लागू कराया जा सकता है, वही बात यहाँ पे भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट टू पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग करने के लिए भाग पार्ट में दिया गया एक राइट है जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। डीपीएसपी जो है वह भाग 4 में दिया गया है। ये डिस्कस करता है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में, और डीपीएसपी इज नॉट जस्टिएबल। इसका मतलब हुआ कि इसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। दिस मीन्स द गवर्नमेंट डज नॉट इंप्लीमेंट टू डीपीएसपीज एंड आप कोर्ट जाकर के उस काम को जबरदस्ती आप सरकार से नहीं करवा सकते हैं। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चन करने में। 7-8 क्वेश्चन लाएं बस। निवारक नजरबंदी क्या है, यानी व्हाट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। यदि व्यक्ति पर आशंका हो, जैसे आप कोई ऐसे घटना में संलिप्त हैं या आप पर किसी तरह का कोई आशंका है, तो उस आशंका में गैर कानूनी रूप से क्या किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। या कोई आप गैर मतलब सॉरी मतलब जब किसी व्यक्ति पर आशंका हो कि वह कोई व्यक्ति गैर कानूनी कार्य करने वाला है या कानून की व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप उस व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले हैं या आप उस कानून का खतरा बन सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे निवारक नजरबंदी की अवधि जो होती है वो 3 महीने की होती है। आप इसको समझेंगे। यदि किसी व्यक्ति पर आशंका है और उस आशंका के आधार पर लग रहा है कि ये कोई गैर कानूनी कार्य में इन्वॉल्व है या गैर कानूनी कार्य करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और इसी को हम नाम देते हैं निवारक नजरबंदी। What is a preventive detention? Preventive detention क्या है? If a person suspected committing to the illegal acts or posing to threats a law, मतलब डर है कि वो कहीं ना कहीं लॉ को चैलेंज करने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में उसे बिना बताए अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे आप आतंकवादी को समझेंगे, नक्सलाइट को समझेंगे, जो नक्सलवाद करते हैं वो, या फिर आप ही कोई वैसी व्यवस्थाओं को उल्लंघन करने वाले हैं, तो आपको भी बिना बताए अरेस्ट किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं निवारक नजर। इसके अलावा मौलिक अधिकार के बारे में बताइए। ये तो आपको बहुत पहले से ही पता है। मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में, ये आपको पहले से पता है, 6 मौलिक अधिकार है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल आपको नहीं करेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या है ये आप जान लीजिए। मौलिक कर्तव्य क्या है, तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया और ये किस में आता है, 51A में। किस में आता है, 51A में आता है। टोटल जो अभी हमारे हैं वो कितने, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था साल 1976 में और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन में एक जोड़ा गया, यानी वो शिक्षा का अधिकार को मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। तो टोटल जो अभी हैं वो कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, किसमें है ये, तो 51A में है। किसमें, 51A में। The list of the fundamental duty of citizens was added to the 42nd constitutional amendments in 1976. It contained the 11 fundamental duties. कितने टोटल, 11 फंडामेंटल। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, एक करेंगे नीति निषेध तत्व का वर्णन और एक करेंगे उसी का इंग्लिश है, और फिर एक करेंगे संवैधानिक उपचार। क्या बात करेंगे, संवैधानिक उपचार का बात करेंगे। ठीक है, आइए सुनते हैं। सबसे पहला संविधान नीति निषेध तत्व का वर्णन करें। संविधान सरकार की नीतियों का एक निर्देश सूची रखा गया, जैसा कि आपने पीछे ही पढ़ा था। इसका भाग 4 में है। ये वाद योग नहीं है, यानी ये न्यायालय में नहीं ले जाए। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो अपना यहां से आंसर कर देना, लेकिन यही सर अगर 5 नंबर में पूछे तो क्या करेंगे, तब बताना है आपको कि नीति निषेध तत्व में 3 बातें, मुख्यतः 3 बातें। पहला बात कि नीति निषेध तत्व लक्ष्य और उद्देश्य है, मतलब ये सरकार का एक लक्ष्य और उद्देश्य दोनों होता है जो हमें स्वीकार करना चाहिए। यानी ये सरकार का एक लक्ष्य और उद्देश्य होता है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ये अधिकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकार के अलावा मिलना चाहिए, यानी कि आपको तो खैर अधिकार मिल ही गया, अब सरकार आपके अधिकार के ऊपर कुछ जाके काम तो करेगा ना। अधिकार के ऊपर कहने का मतलब है कि सरकार भी तो अपना फ्रीली कुछ रूप से कुछ काम कर सके। उसके अलावा ये नीतियां जिन्हें सरकार स्वीकार करना चाहिए, यानी इसमें 3 बातें होगी। पहले आपको स्वीकार करना चाहिए, सरकार को स्वीकार करना चाहिए, और साथ ही साथ ये मौलिक अधिकार के अलावा हमें मिलना चाहिए। क्योंकि मौलिक अधिकार हमारा अधिकार हो गया, लेकिन हमारे अधिकार को कैसे सही से चलाया जाएगा, यानी हमारे लिए काम कैसे किया जाएगा, इसके लिए नीति निषेध तत्व की 3 बातें। अब नीति निषेध का उद्देश्य क्या है, तो भैया उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाना, जीवन के स्तर को ऊंचा करना,
संसाधन का समान वितरण करना और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को बढ़ावा देना। यानी कहने का मतलब ये इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा प्रॉपर रूप से, नहीं तो आपको भेजेंगे स्लाइड, आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये उसका उद्देश्य होता है, ये इसकी प्रमुख बातें हो गई। अब अंतिम में क्या कर लिए, इस तत्व की नीतियाँ क्या क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे यूसीसी देखेंगे। यूसीसी मतलब जिसको आप यूनिवर्सल सिविल कोड कहते हैं, वो मदपान निषेध जो होता है उसको रोकना पूरी तरह से, घरेलू उद्योगों को क्या करना, बढ़ावा देना, जो उपयोगी पशु है उसको मार काट उसके मारने पर रोक लगाना, ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन देना। तो ये इसकी नीतियां हो गई। तो इस तरह से आप नीति निषेध तत्व का विवरण कर सकते हैं, इस तरह आप नीति निषेध तत्व को देख। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से इसका आंसर आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द DPSPs ऑफ द स्टेट पॉलिसी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ DPSP लिस्टेड फॉर द गवर्नमेंट। इट लिस्ट DPSPs मतलब जो है वो किस में है, पार्ट 4 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 36 से लेकर के 51 तक है। ये नॉन जस्टिएबल है, इसका मतलब इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। DPSP में 3 की एलिमेंट्स है। एक एलिमेंट्स है जो सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरा है कि यह नागरिक को मौलिक अधिकार के अलावे एक अधिकार भी मिला हुआ है, और ये गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसको लेके काम करना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे तो क्या क्या है, वेलफेयर का काम करना, इंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को काम करना, फिर उसके बाद रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, इक्विटेबल ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का क्या करना, बराबर से वितरण करना, और प्रमोट करना किसको, नेशनल पीस को। अब सवाल ये आता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या करना है, तो यूसीसी लाना, जानवरों को मार काट पे रोक लगाना, तो ये सब कह सकते हैं DPSP का मेन थॉट है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग एक अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फिर आपके लिए कुछ होमवर्क सीरीज भी है, यानी होमवर्क सीरीज मतलब आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लाया गया जो आपको करना है, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आइए अंतिम बात है संवैधानिक उपचार। याद करिए आर्टिकल 32 या रिट की जिसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के। अच्छा, एक सवाल आपसे कर रहे हैं, एक सवाल आपसे चलते चलते करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, सवाल सुन करके जाइए, यहीं पर से सवाल आपको हम कर देते हैं। रिट के 5 प्रकार होते हैं, सभी जानते हैं। ये मौलिक अधिकार 32 और 226 के अकॉर्डिंग ये जारी होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, और इसको हृदय और आत्मा बताया गया, ये भी आप सही है। ये सब चीज़ों को आप समझ चुके हैं और बहुत सारी बातें को आप जान भी चुके हैं। लेकिन एक सवाल आपसे हम कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको ये बताना है कि आर्टिकल 33 में क्या कहा गया, आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 33 में क्या कहा गया, और एक आपको बता देना है आर्टिकल 34 में क्या कहा गया, ये आपको आंसर देना है। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 में क्या मेंशन है, यानी 32 के अलावा 33, 34 और 35 है, उसमें आपको बताना है आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 में क्या कहा गया। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 में क्या कहा गया। ध्यान से आइए सुनते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। यह क्या है, ये क्या है कि नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय हम जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए सरकार को आदेश जारी करता है, जिसे हम रिट कहते हैं। और रिट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेधादेश, चौथा अधिकार पृष्ठा, और 5वां उत्प्रेरण आदेश। इस रिट के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, और गिरफ्तारी का गैर कानूनी अगर तरीका है तो उसे छोड़ने का आदेश देता है। परम आदेश कहता है कि न्यायालय जब कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी, न्यायालय ये देखता है कोई सार्वजनिक पदाधिकारी पद पर बैठा हुआ है और वो सही से कार्य नहीं करता है, तो उसे सो कॉज नोटिस, या यूं समझिए कि उसे काम से रोकने के लिए परम आदेश भेजा जाता है। निषेध आदेश कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की निचली अदालत जो है, यानी सर्वोच्च के नीचे उच्च, उच्च के नीचे लोअर कोर्ट। ठीक है, तो अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है, यानी निचली अदालत अगर अपने बाहर जाके काम करता है अधिकार से, तो उसे रोकने का अधिकार देता है कौन, निषेध आदेश। फिर अधिकार परीक्षा क्या है, तो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसके गैर कानूनी हक है, यानी लगता है कि वो गैर कानूनी रूप से वो पद पर बैठा हुआ है, तो उसे हटाने का आदेश होता है, जिसको हम लोग अधिकार परीक्षा कहते हैं। और उत्प्रेषण रिस्ट होता है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार का काम करता है या न्यायालय के समक्ष उस मामले को लेकर के जाता है जो उसके विचाराधीन नहीं है, तो ऐसे मामले को रोक करके उसको ट्रांसफर करवा लेता है और उसको हस्तांतरित करवा देता है। ऐसे ही मामले क्या कहते हैं, उत्प्रेषण रिट कहते हैं। समझिए मेरी बात को ध्यान से, 5 प्रकार का
ये रिट होता है। रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब होता है? जब कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट के सामने नहीं लाया गया, तो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करने के बाद कोर्ट के सामने लाना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब कोई पदाधिकारी अपने पद पर सही तरीके से अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो परम आदेश। सर्वोच्च न्यायालय की निचली अदालत या उच्च न्यायालय की निचली अदालत अपने काम के दायरे से बाहर जाके काम करता है, तो उसे रोकने के लिए निषेध आदेश। जब कोई न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर गैर कानूनी रूप से बैठा हुआ है, तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा होता है। और जब लगता है निचली अदालतें या निचली अदालतें कोई काम अपने दायरे से बाहर कर रहा है, तो उसको रोक करके उसका हस्तांतरित कर लेगा मामला। या कोई व्यक्ति सरकारी क्षेत्र का है और वो अपने क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है, तो उसके काम को रोक करके हस्तांतरित करवा लेगा, यानी उसका काम को ट्रांसफर करा लेगा, या कभी भी उससे जवाब मांगा जा सकता है। तो इसको हम लोग उत्प्रेषण रिट के नाम से जानते हैं, उत्प्रेषण रिट के नाम से जानते हैं। वही बात यहाँ पे भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बताया। ये हाबिस कॉर्पस हो गया, आपका मेंडामस हो गया, प्रोविटेशन हो गया, क्वो वारंटो हो गया और सरिशरी हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आई होप आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क सीरीज है कि लोकतंत्र में मौलिक अधिकार के महत्व पर चर्चा करें। यानी लोकतंत्र में मौलिक अधिकार का क्या महत्व है, यानी मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। पहला सवाल आपको ये करना है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट इन अ डेमोक्रेसी। दूसरा, मौलिक अधिकार की रक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, उसकी व्याख्या करना है। और दूसरा, आपको जो कमेंट में करना है, आपको जो कमेंट में आंसर देना है, वो देना है आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 क्या कहता है। आपको 2 आंसर देना है, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 क्या कहता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आई होप आपको सेशन मज़ा आया होगा। आप ऐसे ही टॉपिक के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा और बस भरोसा बना के रखिए, हम आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना चाह रहे हैं। बस आप भरोसा बनाइए, हम उसमें सफल भी हों। तो चलिए, इसी उम्मीद, इसी वादे के साथ मिलते हैं शिक्षार्थी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और पढ़ाई को एकदम रोकने बिना उसको सीधा आगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।